सो इकोनॉमिक सर्वे 2026 इज हियर और इसके 10 कीज पर बिना टाइम खराब किए बात कर लेते हैं। ग्रोथ आउटलुक की अगर बात करें तो इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 6.8 टू 7.2%। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हम जो महंगाई वगैरह इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें ना, अगर हम उसको हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि रियली जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बबल क्रिएट हुआ है, पैसा बढ़ने की वजह से रेट्स बढ़ी हो बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा हो। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं कि क्या प्रोडक्शन बढ़ा है, तो यस, उसे रियल जीडीपी बोला जाता है। एंड जो रियल जीडीपी की ग्रोथ है, इट इज ड्रिवन बाय डोमेस्टिक डिमांड। ये एक सबसे बड़ी बात है, याद रखिएगा। भारत 150 करोड़ की आबादी का देश है, तो हमारे को किसी और मार्केट की उतनी जरूरत नहीं है जितना हम अपने खुद के देश के मार्केट को अगर एक्सप्लोर कर सके, इट वुड बी मच बेटर। ये चीज यहां दिखाता है। दूसरा है ग्लोबल रिस्क, ये इसके बारे में बात करता है। ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को हम फेस कर ही रहे हैं। सो एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज परसिस्ट, वो बनी हुई है जितनी भी तरह की है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की है या रशिया यूक्रेन वॉर की है या फिर अदर जो रूट्स हैं, जैसे कि सऊदी और यूएई के बीच में जो टसल क्रिएट हो गया था, तो उनसे भी ट्रेड रूट्स के इफेक्ट होने की, या ईरान पे अटैक के बाद में जो ट्रेड रूट्स हैं अफेक्टेड होने के जो चांसेस बन जाते हैं, उन सारी बातों को लेकर ये कहता है कि ग्लोबल रिस्क बनी हुई है बट पोज रिस्क रादर फॉर इंडिया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? की इकोनॉमिक सर्वे इटसेल्फ ये बोल रहा है कि क्रिएट हो रही है, मतलब पता है कि कुछ हो सकता है बट इट इज नॉट सो श्योर। अभी तक इसका इम्पेबल पर नहीं आया है, मतलब ये रिस्क है, चैलेंज है, पता नहीं क्या होगा, पर ऐसा कुछ होने नहीं लगा है, यानी कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं आया है। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स की अगर बात करें तो हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन, कोर का मतलब जो कोर सेक्टर्स है, जैसे कि एनर्जी है, सीमेंट है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर आते हैं वो कोर में आते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब जो इन्फ्लेशन हम और आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इसे इसीलिए बोला जाता है, एक ब्रीफ में बता दूं, कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में जो आती है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। कौन से वेजिटेबल्स हैं या एडिबल आइटम्स हैं या ऐसी चीजें जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जिनका इन्फ्लेशन कम ज्यादा कभी भी हो जाता है सप्लाई की वजह से। जैसे कि मान लीजिए कोई जो सप्लाई होनी है साउथ इंडिया से अगर नॉर्थ इंडिया में होनी हो, रास्ते में कहीं पर भी एक बड़ी हड़ताल होने लगी, किसी स्टेट में कोई प्रोटेस्ट होने लग गया, तो उसकी वजह से भी हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, पर कोर इन्फ्लेशन एकदम से नहीं बढ़ता। दैट इज इसलिए इसको कोर बोला जाता है। तो हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन में राइज इन फाइनेंशियल ईयर 27, इसमें दोनों में महंगाई बढ़ सकती है बट रिमेन विद इन आरबीआई टारगेट रेंज। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? की हमने आरबीआई को एक टारगेट रेंज दी हुई है 4 ± 2, यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच की रेंज में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो इन्फ्लेशन अभी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के महीने की अगर बात करें तो इट इज अबाउट 1.7%, ये 2% के अंदर रहा है, और 2% से 6% हमने कंसिडर किया है कि एक हेल्दी रेंज है। इन्फ्लेशन ट्रेंड की अगर बात करें तो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 तक, अगले साल तक में ये कंसिडरेबल रेंज में रहेगा। व्हाट अबाउट द फूड इन्फ्लेशन? तो एक्सपेक्टेड टू स्टे मॉडरेट। फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है वो भी मॉडरेट बनी रहेगी ड्यू टू फेवरेबल मॉनसून आउटलुक एंड हायर फर्टिलाइजर सप्लाई। वो पुतिन का जो दौरा हुआ था ना, और इंडिया रशिया रिलेशंस जो स्ट्रेंथन हुए थे, उसमें एक बड़ी चीज ये भी थी कि फर्टिलाइजर की डील हुई थी। एंड यहां आप उसका इंपैक्ट देख सकते हैं कि हम अगले साल का जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उसमें ये हमें क्लियर दिख रहा है कि फर्टिलाइजर सप्लाई है वो बढ़ेगी, तो उसकी वजह से हमारे यहां पर फूड प्रोडक्शन जो है वो स्टेबल रहेगा और वो इन्फ्लेशन एक तरह से इंडियन इकोनॉमी को ग्रिपल नहीं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिस्कल उतना खर्च हो रहा है या सरकार डेट में जा रही है, सरकार कर्जे में जा रही है, ये एक कॉमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। तो गवर्नमेंट टारगेट्स फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट को हम 4.4% जीडीपी का टारगेट कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूइंग डेफिसिट रिडक्शन, और इसके बाद में जो डेफिसिट है उसको और कम करने के टारगेट्स हम लेकर चल रहे हैं। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है समेकन। समेकन का मतलब इसे कंसोलिडेट किया जा रहा है, सीमेंटेड किया जाता है, इसको मजबूत किया जा रहा है कि इससे ज्यादा हमारे राजकोष का घाटा नहीं होगा। तो ये हम इसको टारगेट कर रहे हैं और इस रेंज में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि एक पिन पॉइंट चीज है कि 4.4% इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ द जीडीपी। ये याद रखने वाली बात है। सेंटर स्टेट डिसिप्लिन की इसमें बात बताई गई है कि कोऑर्डिनेटेड फिस्कल डिसिप्लिन। कोऑर्डिनेटेड का मतलब कि सेंटर भी उसी तरह से जैसे फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, स्टेट्स भी उसको उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी स्टेट्स के ऊपर भी डेट क्रिएट हो रहा है, वो भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सेंटर चल रहा है। आगे ये बताता है कि फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे इस बारे पर बात करता है कि जो टैक्सेस हैं उसको सिंपल किया जाए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी कि जो वित्त की उपलब्धता है, फाइनेंस की जो अवेलेबिलिटी है, उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए दिया जाए, शॉर्ट टर्म नहीं हो, ताकि कोई भी पर्सन कोई बिजनेस करता है या कुछ भी एक्सप्लोर नया करना चाहता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबिलिटी है। एंड बैलेंस्ड रेगुलेशन टू सपोर्ट ग्रोथ। जो रेगुलेशंस हैं वो इस तरह के दुखदायी नहीं हो, नियम कानून टैक्सेस से रिलेटेड वो ऐसे दुखदायी नहीं हो जो ग्रोथ को रोक रहे हो। ये
सर्वे ने सजेस्ट किया है। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग फॉर एक्सपोर्ट्स, सर्विस, मैन्युफैक्चरिकल्चर, ये 3 सेक्टर होते हैं ब्रॉडली अगर हम देखें तो, प्राइमरी, सेकंड, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने में हमारी सर्विसेज बेस्ट हैं, बट कैन नॉट रिप्लेस अ गुड बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। गुड्स बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, यानी कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जो सेकेंडरी सेक्टर है इकोनॉमी का, उसको कभी भी सर्विस सेक्टर रिप्लेस नहीं कर सकता। सो अगेन इकोनॉमिक सर्वे इस चीज पर फोकस करता है, इस चीज की तरफ हमारा ध्यान खींचता है कि हमें देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करने, उसको बिल्ड करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसा कि इंडियन इकोनॉमी में हो चुका है, इस चीज को हम समझते हैं कि भारतीय जो सिस्टम है वो प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर से सीधा टर्शरी सर्विस सेक्टर पर जंप कर गया और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगभग मिस कर गए थे। तो उसे हमें स्ट्रेंथन करना है। ये अगेन इस चीज को रिकॉल करता है, इस चीज को दोबारा से याद दिलाता है। द अनदर पॉइंट इज एफडीआई इनफ्लो, यानी कि फॉरेन का इनफ्लो की बात करें तो ग्रोथ जो हमारे यहां पर अप्रैल से नवंबर की अभी तक का इन्होंने डेटा दिया, इट इज अबाउट $64 बिलियन, यानी कि आप इसको $65 बिलियन मान सकते हैं ऑन एंड एवरेज। और ये इस चीज का इंडिकेटर है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना हुआ है, यानी कि इन्वेस्टर्स ये चीज जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने वाली नहीं है, भारतीय इकोनॉमी कहीं से भी फ्रेजाइल नहीं है, कहीं से भी खोखली नहीं है। इसलिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में ये नहीं है कि उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और कभी भी खींच लिया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो चीज आती है कि वो यहां आकर सीधा निवेश कर रहे हैं। सीधा निवेश करने का मतलब जैसे कि होंडा, तो होंडा ने यहां अगर अपना प्लांट डाला है और यहां मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, मतलब होंडा को यहां की ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है, इसलिए होंडा इंडिया में आया है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट इंस्टीट्यूशनल। एफआईआई जो होते हैं वो शेयर मार्केट में पैसा डाला वापस से कभी भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब वो स्टेबली यहां रहेगा। तो इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स इन अवर इकोनॉमी, ये एक बड़ी बात है। एंड लास्ट पॉइंट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक सर्वे इस बात पर भी फोकस करता है, इस बात की तरफ भी ध्यान खींचता है कि हमें जो अपनी क्रिएटिवनेस है, R&D है, रिसर्च स्ट्रक्चर जो है, जो ग्रोथ के पिलर्स होते हैं, ये याद रखिएगा ग्रोथ के पिलर्स क्या क्या है। तो क्रिएटिवनेस यानी कि हम बेटर कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, तो बांग्लादेश, वियतनाम से भी टेक्सटाइल रेट में क्या हम अपना टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्या भारत अपना एक्सपोर्ट दे पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द टेक्सटाइल कॉम्पिटिटिवनेस। अनदर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप कॉम्पिटिटिव कब बने रहोगे, जब आपके यहां ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा होगा। और एमएसएमई सेक्टर्स यानी कि मीडियम, माइक्रो, स्मॉल जो एंटरप्राइजेस हैं, छोटे स्तर के जो उद्योग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट सिस्टम हो, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, जैसे कि रेलवेज है, रेलवेज का लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के लॉजिस्टिक्स है, जैसे कि आप ये देखिए टोल टैक्स है, तो टोल टैक्सेस पर आपके कम से कम टाइम में आपका टोल कट जाए, उससे आपकी गाड़ी वहां से जल्दी पास हो सके, वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो ये चीज ग्रोथ के पिलर्स हैं और इस चीज पर हमें फोकस करना चाहिए। दैट इज दोज आर द फ्रॉम सर्वे। बाकी डिटेल्ड में हम पर्सनल जो वीडियो यूट्यूब पर बनाएंगे उस पर बात करेंगे। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।